हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये करा दूंगा। सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर हम करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में मिलता ही है, तो डेफिनेटली अब की बार भी इसका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल इसके ऊपर अमेंडमेंट है, वो एट द एंड ऑफ चैप्टर हम उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में वो पूछे आप उसका क्वेश्चन बना सको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी वेटेज नॉर्मली कितनी रह सकती है एग्जाम के अंदर। 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक की आपकी इसकी वेटेज रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, यानी कि उसकी वैल्यू निकालना सीखना है हमें। ठीक है ना, पहली बात क्लियर है। यानी आप जब जीएसटी भरते हो तो जीएसटी किस वैल्यू पर निकालते हैं। ठीक है ना, तो वो वैल्यू पता होगी तभी तो जीएसटी निकाल पाएंगे। तो वो वैल्यू निकालना इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। सबसे पहली बात ये कि मैंने ना इस चैप्टर के 3 पार्ट बना दिए हैं, यानी इस चैप्टर को 3 भागों में बांट दिया है मैंने। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, वैल्यू क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या कुछ फॉर्मूला होता है, प्रॉपर तरीके से वो सीखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम सीखेंगे वैल्यू निकालना रूल्स के हिसाब से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर टोटल 12 रूल दे रखे हैं, ये 12 रूल हम सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे अमेंडमेंट, जो कि रूल 28 सब रूल 2 के ऊपर कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेटेड अमेंडमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको कुछ भी छोड़ देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक एक चीज ध्यान से सुनना। आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो खत्म होने के बाद आपको सब कुछ आता होगा, कंप्लीट चैप्टर। साथ में ये भी पता होगा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है, May 25। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, 3 पार्ट है तो पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने क्या समझा रखा है। पार्ट 1 के अंदर दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूल्स के हिसाब से नहीं। रूल्स के हिसाब से बाद में सीखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, वैल्यू कैसे निकालते हैं सेक्शन 15 के हिसाब से। सेक्शन 15 के हिसाब से कैसे निकालते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, उसमें ऐड कर दो 15 सबसेक्शन 2 और माइनस कर दो 15 सबसेक्शन 3। अब सवाल ये उठता है 15(1) क्या होता है, 15(2) क्या होता है। दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 15(3). तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 15(1) क्या होता है। तो 15(1) क्या कहता है कि वैल्यू का मतलब होता है ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्या कहता है कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि सर ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, पहली बात जो सप्लायर और रिसिपेंट है वो नोट रिलेटेड होना चाहिए। बिटवीन किसके पर्सन होना चाहिए, नोट रिलेटेड। रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नोट रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा प्राइस इज सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो दोबारा बोलता हूं, वैल्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन वैल्यू किसे बोलेंगे, अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है ना, नोट रिलेटेड पर्सन के बीच में, ठीक है ना, और ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है ना। अब सवाल ही उठता है कि सर आपने बोला, ठीक है ना, कि नोट रिलेटेड होने चाहिए। अगर रिलेटेड होंगे तो क्या होगा। देखो, अगर नॉन रिलेटेड है, ठीक है ना, अगर नॉन रिलेटेड है मतलब नोट रिलेटेड है, तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या मानी जाएगी, वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन अगर रिलेटेड है, अगर ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो बिटवीन रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है, तो फिर रूल्स के हिसाब से रूल्स लग जाएंगे और रूल्स के हिसाब से वैल्यू निकाली जाती है। आई होप क्लियर है। तो यहां पे अब एक सवाल उठता है, ठीक है ना, वो क्या है कि रिलेटेड पर्सन से मतलब क्या है सर आपका। ठीक है ना, अब एक सवाल उठता है जो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है कि रिलेटेड पर्सन से हम क्या समझते हैं। अभी आपने बताया कि अगर रिलेटेड है, ठीक है ना, तो रूल्स के हिसाब से वैल्यू निकलेगी, और अगर रिलेटेड नहीं है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही वैल्यू माना जाएगा, जो कि सेक्शन 15 के हिसाब से निकलेगी। 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3) करके। अब रिलेटेड पर्सन किसे बोलेंगे। ठीक है, रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है
ठीक है ना, जो एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर है, ठीक है ना, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का है, ठीक है ना, ओके, या फिर कंट्रोल के हिसाब से वो रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर वो सेम फैमिली के मेंबर हैं वगैरह वगैरह करके, ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। अब दूसरा एक सवाल यहाँ पे आता है जो कि काफी अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है कि आपने एक वर्ड बोला था यहाँ पे, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब होता है? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब होता है दोस्तों, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। क्या? ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ड है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। ठीक है ना, प्राइस एक्चुअल में जो पे किया है या जो पेबल है वो प्राइस ही यहां पर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन माना जाएगा। अब इसको समझने के एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल का मतलब क्या है। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना, इस एग्जांपल से अपन समझेंगे। ठीक है ना, क्या है एग्जांपल? एग्जांपल में बोल रखा है, आईसीआई का एग्जांपल है, ठीक है ना, होलसेल प्राइस बता रखा है, ठीक है ना, और एक्स लिमिटेड है, उसका होलसेल प्राइस बता रखा है, ठीक है ना, 7,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि ये जो है एक्स लिमिटेड, ये अनरिलेटेड कस्टमर को कितने में बेच रही है, ये रहा। ठीक है, अनरिलेटेड कस्टमर है वाई, उसको 6,700 रुपए में, होलसेल प्राइस इतना है, ठीक है ना, और अनरिलेटेड कस्टमर को, ठीक है ना, बेचा कितने में जा रहा है, इतने में बेचा जा रहा है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में प्राइस पेड और पेबल क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, इतना हुआ ना, प्राइस कितना है, ठीक है ना, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। एक्चुअल में पेड और पेबल क्या हुआ, 6,700। तो यही है यहाँ पे, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल 6,700, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है 15.1। तो 15.1 क्या बताता है कि वैल्यू का मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू जो नॉट रिलेटेड पर्सन के बीच में है, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है। ठीक है ना, अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में तो रूल के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, अगर नॉट रिलेटेड पर्सन के बीच में है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू का वैल्यू मानेंगे। ठीक है ना, और रिलेटेड पर्सन क्या होता है वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन क्या है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल उसको बोलते हैं। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल क्या है, ये एग्जांपल उसके ऊपर होगा, खत्म बात। अब 15.1 के हिसाब से वैल्यू निकल गई, अब उसमें ऐड कर दो 15.2। ठीक है ना, क्या ऐड कर देना उसके अंदर, 15.2। ठीक है ना, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अंदर इसमें ये 6 आइटम दे रखी हैं, ये वैल्यू में ऐड होती हैं। कौन कौन सी? सारे के सारे टैक्स ऐड कर दो। ठीक है ना, लेकिन जीएसटी वाले टैक्स नहीं है। ठीक है ना, जीएसटी वाले टैक्स को छोड़कर, ठीक है ना, इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन सेस को भी छोड़कर, ठीक है ना, किसी भी टाइप का टैक्स हो, कोई ड्यूटी है, कोई सेस है, फीस है, चार्ज है, सब इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जीएसटी वाले टैक्स नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या? म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है ना, म्युनिसिपल टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब इंक्लूड होएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और टीसीएस अगर दे रखा है तो इंक्लूड नहीं होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना जरूर से जरूर। बोलो क्लियर है? ठीक है जी, तो ये बात खत्म हो गई। तो हम 15.1 के हिसाब से वैल्यू निकाल दिया है, उसमें ऐड कर रहे हैं 6 आइटम। पहला टैक्स, दिमाग में पहली चीज ये याद रखो, सभी तरीके के टैक्स प्लस करने हैं एक्सेप्ट जीएसटी, और कुछ पॉइंट जो म्युनिसिपल टैक्स और टीसीएस वाले हैं ये ध्यान रखना। खत्म। दूसरी बात, चलिए सर एक चीज आपने बता दी क्या ऐड करनी है, और बताओ क्या ऐड करना है। ठीक है ना, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके बिहाफ पर रिसिपिएंट पे कर रहा है, तो डेफिनेटली वो सप्लाई का पार्ट हो गया ना, तो वो विल फॉर्म पार्ट ऑफ, इंक्लूड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है इसका अच्छे से। आगे, अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं तो वो भी यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एनी एक्सपेंस चार्ज्ड बाय सप्लायर फॉर एनी, ठीक है ना, एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस मस्ट बी एडेड टू द वैल्यू। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोले, ठीक है ना, सप्लायर ने, ठीक है ना, सप्लाई के रिगार्डिंग अगर कुछ भी खर्चा किया है, ठीक है ना, तो वो खर्चा यहां पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि किसी तरीके का कोई कमीशन पे किया है यहां पर, ठीक है ना, वो इंक्लूड हो जाएगा। कोई पैकेजिंग चार्जेस है वो ऐड हो जाएंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, टेस्टिंग चार्जेस हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है ना, और इसके अलावा डिजाइनिंग चार्जेस है, लोडिंग चार्जेस है, ठीक है ना, ये सब चार्जेस यहां पर क्या है, इंक्लूड हो जाएंगे। सारे मैंने लिख के दे दिए हैं। क्लियर है? यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट भी ध्यान रखना है। अब इसके अलावा और क्या ऐड करेंगे सर? ठीक है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना, कि भैया वैल्यू निकाल ली, ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसके अंदर सभी टैक्स ऐड कर दो एक्सेप्ट जीएसटी।
ठीक है ना, म्युनिसिपल टैक्स और टीसीएस का पॉइंट ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। ओके, म्युनिसिपल टैक्स को ऐड करते हैं, टीसीएस को ऐड नहीं करते हैं, ये बातें ध्यान रखते हुए। तो सभी तरीके के टैक्स ऐड कर दिए एक्सेप्ट जीएसटी, ठीक है ना। और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना, कि अगर कोई भी पेमेंट है, ठीक है, रिसिपेंट पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो वो भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड कर देंगे, कमीशन है, पैकेजिंग चार्जेस, इस तरीके के खर्चे वो भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज एट द टाइम, और ये अभी पॉइंट हमने सिमिलर पढ़ा था, ठीक है ना। तो सप्लायर ने अगर कोई भी खर्चा किया है गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है ना, चाहे वो एट द टाइम या बिफोर गुड्स ऑफ सप्लाई वगैरह हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी तरीके का इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी डिले पेमेंट की वजह से चार्ज किया जाता है, ठीक है, रिसिपिएंट से, तो वो भी यहाँ पर सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। अगर सब्सिडी है तो सब्सिडी को भी इंक्लूड कर देंगे, लेकिन दो तरीके की सब्सिडी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है तो उसको ऐड नहीं करते हैं। इसके अलावा ब्लैंकेट सब्सिडी है अगर, और डोनेशन रिसीव्ड है, तो इसको भी ऐड नहीं करते हैं। इसके ऊपर आपको चेक कर सकते हैं, नॉर्मली जनरली मतलब ये वाले पार्ट लिखा रहता है, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा और डीपली जाना होगा तो इस पॉइंट पे आपको वो चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक होता है ना लेवल बढ़ाना हो, अब एवरेज पेपर बनाना है। तो आई होप क्लियर है। तो पहले हमने पढ़ लिया 15(1), जिसमें हमने पढ़ा वैल्यू का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 6 तरीके के खर्चे ऐड करने हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से है वो मैंने बता दिए। अब माइनस क्या करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। डिस्काउंट कैसे माइनस करना है वो इस चार्ट से हम समझेंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट कब दिया है ये देखना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर है, ठीक है ना, और इनवॉइस में दिखा रखा है, ठीक है ना, आंसर है यस तो लेस कर दो, अगर नहीं है, ठीक है ना, तो फिर लेस मत करो, ठीक है ना। बिफोर सप्लाई है, अगर बिफोर सप्लाई है, ठीक है ना, और डिस्काउंट दिया है और इनवॉइस में दिखा रखा है, आंसर है यस तो लेस कर दो, आंसर है नो तो फिर लेस मत करो, ठीक है ना। आफ्टर सप्लाई, सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया गया है तो देखो एग्रीमेंट के अंदर है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई हाँ है, इनवॉइस के अंदर है हाँ है, ठीक है ना। आईटी प्रोपोर्शनली रिवर्स कर दिया गया है रिसिपेंट के द्वारा, ठीक है ना। आंसर अगर यस है तो लेस कर दो, अगर नहीं है तो फिर लेस उसको मत करो। बोलो क्लियर है, ये इतनी सी बात ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग है ना बस इतना ही पढ़ते हैं और काम चल जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। देखो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट है, ठीक है ना। तो स्टडी मैट ने इतनी शानदार तरीके से स्टडी मैट बना हुआ है, ठीक है ना, और डीपली मैंने नोट्स बना रखे हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपको, देखो मान लेते हैं आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, जरा सोच के देखो, अगर आपने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और आपको ये लगता है, ठीक है ना, जैसे आपने कोई कंपाइलर पढ़ लिया, कंपाइलर में सारे क्वेश्चन कर लिए, और कोई नोट्स हैं आपके पास, वो नोट्स भी आपने सारे पढ़ लिए, ठीक है ना। फिर आप पेपर में बैठे, आपको तो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर अच्छे से आता है, ठीक है ना। जीएसटी का चैप्टर वैल्यू वाला वैल्यू निकालना आते हैं क्योंकि मेरे को सारे कंपाइलर के क्वेश्चन आते हैं, सारे मेरे को नोट्स आते हैं। अब सोचो जरा, अगर उन नोट्स के अंदर मान लो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो छोड़ रखे हैं नोट्स में, नहीं इंक्लूड है, और वहीं पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टडी मैट में है और उस कंपाइलर के अंदर ऐड नहीं है। अब ऐसे केस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उनको थोड़ा अबव एवरेज पेपर बनाना है, ठीक है ना, तो वो उन चीजें जो छूटी हुई चीजें हैं जो स्टडी मैट में है बट वहां कवर नहीं है, तो उस केस में अगर वो वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस टाइप आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अच्छे से पढ़ना, डीपली पढ़ना नोट्स, ठीक है ना, ठीक है। एक बार थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत हैवी है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बल्कि कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा कि यार बहुत सब कुछ पढ़ा है मैंने, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ोगे ना, कुछ नहीं छोड़ोगे, तो फिर पेपर अच्छे से होगा। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, बहुत सारे लोगों ने अपने नोट्स में नहीं दे रखा है, ये टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। अब ये कई बार एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, और ये देखा भी गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने तरीके के हैं सर्कुलर में बता रखा है, 3 तरीके के डिस्काउंट है यहाँ पे, ठीक है ना। स्टैगर्ड डिस्काउंट, ये क्या होता है, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना, डिस्काउंट का इंक्रीज होता है, डिस्काउंट इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, ठीक है ना। होता है ना नॉर्मली कि अगर आप 5,000 से ऊपर अगर परचेज करते हो तो 10% का डिस्काउंट, 10,000 से ऊपर करते हो तो 20% का डिस्काउंट, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्काउंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना, इसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना, जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है। आगे आता है पीरियोडिक डिस्काउंट, इसको ईयर एंडिंग डिस्काउंट भी बोलते हैं, वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। डिस्क डिस्काउंट आर ऑफर्ड बाय सप्लायर टू द स्टॉकिस्ट, ठीक है। गेट एडिशनल डिस्काउंट 1% इफ यू परचेज 10,000 प्राइस इन ए ईयर, ठीक है ना, पीसीसी इन ईयर।
गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 2% इफ परचेज 15,000 पीसेस इन ईयर। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, पीरियड वाइज आपको बता दिया गया है कि एक साल के अंदर अगर आप, ठीक है ना, इतने पीसेस खरीदते हैं तो डिस्काउंट क्या मिलेगा, एडिशनल इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको भी क्या कर देना, अपने को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है ना। तीसरे तरीके का मैंने ये डिस्कस कर दिया है क्योंकि एक तरीके का थ्योरेटिकल सा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी प्रॉपर एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे मैंने। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, फिर एग्जाम्पल बता रखा है, फिर इंक्लूड या नॉट इंक्लूड वो भी लिख रखा है। ठीक है ना। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, दीज आर डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई ऑलरेडी ओवर। ठीक है ना, जैसे कि, ठीक है ना, MSA सप्लाईज 10,000 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट्स, ठीक है, टू MSB। ठीक है, यानी कि A है वो सप्लाई कर रहा है 10,000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, ठीक है ना, B को। ठीक है, और उसकी कीमत क्या है, 10 रुपए पर पैकेट है। बाद में ये 9 रुपए हो जाता है। ठीक है ना, तो जो ये A है ये क्या करता है, ये क्रेडिट नोट इशू कर देता है B को 1 रुपए पर पैकेट के हिसाब से। ठीक है ना, इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्पेशली। तो ये 3 तरीके के हैं। ठीक है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद इंक्लूड या एक्सक्लूड। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकली आता है नॉर्मली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं मिलता। ठीक है ना, बहुत ना के बराबर चांस है, थ्योरेटिकली आ सकता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है ना। बाकी तो प्रैक्टिकली में तो आपको बस इंक्लूड और एक्सक्लूड यही बात ध्यान रखनी है कि नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब अभी हमने जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, जिसमें हमने पढ़ा 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3). अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे स्टडीमेट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कि इसका अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन किस तरीके का होगा। तो चलिए एक स्टडीमेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 6.26 पे है स्टडीमेट में। BW Limited manufactures tobacco product. It has provided the following particular relating to the goods sold by it to CF Limited. तो पर्टिकुलर दे रखा है, रुपीज दे रखा है, और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, और लास्ट में पूछ रखा है कि वैल्यू निकालो। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो पढ़ते रहो, वैल्यू तो मुंह जबानी वैल्यू निकल सकती है, आप डिस्कस करेंगे ना तो तुरंत निकल जाएगी। देखो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, तो शुरू करते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। प्राइस ऑफ गुड्स 60,000 रुपए है, और ब्रैकेट में लिख रखा है एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ड्यूटी एंड डिस्काउंट। तो भाई साहब सीधी सी बात है, ये जो प्राइस है इसमें किसी भी तरीके का टैक्स ड्यूटीज वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे 60,000 रुपए पूरा का पूरा ले लेंगे। ठीक है ना। अब इसमें एक्साइज ड्यूटी मैंने आपको बताया था, सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है ना, GST वगैरह वाले नहीं होते हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो इंक्लूड होता है। तो चलो इसको इंक्लूड कर दो, तो 60 प्लस में 60,000 होगा। ठीक है ना। पैकेजिंग चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंस होगा, ये भी इंक्लूड होएगा। ठीक है ना, तो चलो इसको भी ऐड कर दो। फ्रेट भी ऐड होता है। ठीक है ना, फ्रेट को ऐड कर दो। ठीक है ना। अब ये तो टोटल अमाउंट बता रखा है, इसका तो कोई काम नहीं है ना, हो गया काम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना, ये होगा, और इसमें ये तीनों की तीनों ऐड कर दिया हमने, 6,000, 2,000 और 1,600, और बाद में क्या दे रखा है, एक डिस्काउंट बता रखा है। ठीक है ना, डिस्काउंट प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर, प्राइस ऑफ गुड्स का है ये रहा, प्राइस ऑफ गुड्स कितना है 60,000, 60,000 का 2%, तो ये होगा आपका 1,200, तो ये 1,200 लेस कर देना बस। ठीक है ना, तो हो गया काम खत्म। देखो 3 पार्ट में, पहले प्राइस ये होगा, ठीक है ना, प्लस में ये और लेस ये, निकल गई वैल्यू। ठीक है ना, बताओ क्या था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। क्लियर है, डन। आगे तो यहां पर अब इसका आंसर देखना चाहो तो मैं आंसर दिखा देता हूं आपको कि वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रेजेंटेशन के साथ। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऐसे लिख दो, पर्टिकुलर इतने, ठीक है ना, वही 60,000 वगैरह, और जो ऐड की आइटम वो सारी ऐड कर दो और लेस कर दो, और वैल्यू निकल गई है। और साथ में जिसके ऊपर वर्किंग नोट की नीड है, साथ साथ में दिखाना चाहो, साथ साथ में अलग से दिखाना चाहो, अलग से नोट्स यहाँ पे नीचे लिख के, ठीक है ना। जैसे पहला पॉइंट था यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी में हमने पढ़ा था ना, वो वाली बात लिख देना कि इसमें सभी तरीके के टैक्स इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है ना, एक्सेप्ट GST वाले पार्ट, वो लिख देना। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, ठीक है ना, GST वाला पार्ट और GST कंपनसेशन सेस वाला, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी विल बी इंक्लूड, बस मतलब इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। पैकेजिंग चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंस वाली बात लिख देना इसमें, कि इंसिडेंटल एक्सपेंस में ये इंक्लूड होता है, उसमें पैकेजिंग चार्ज, तो पैकेजिंग चार्ज को इंक्लूड कर लेंगे। फ्रेट वाली बात लिख देना, और डिस्काउंट वाली बात लिख देना, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो पॉइंट मैंने पढ़ाए थे वो सारे यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर देने, बस नाम के, है ना। कम से कम कंटेंट में करने, बहुत ज्यादा उसको खींचना मत, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है ना, आपने पार्ट 1 अच्छे से कर लिया है, ठीक है। पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2, विच इज वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है पार्ट 2 के ऊपर से, यानी रूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे टोटल 12 रूल दे रखे हैं, ये 12 रूल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पर जहां पर टाइम लगाने की नीड होगी वहां टाइम लगाएंगे, जहां लगता है कि टाइम की नीड नहीं है
ठीक है ना, एवं ही अननेसेसरी उस चीज को खींचना नहीं है रबड़ की तरह, ठीक है ना, जहां पे जितनी जरूरत है उतना टाइम लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले 12 रूल है और रूल के हिसाब से वैल्यू निकालना सीखेंगे। पहले हमने निकालना सीखा है 15 के हिसाब से वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, वो क्या था, नॉट रिलेटेड पर्सन अगर है, अगर रिलेटेड पर्सन है तो फिर रूल के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए रूल के हिसाब से निकालते हैं। सबसे पहला रूल होता है यहाँ पर रूल 27। तो रूल 27 क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मैंने साथ साथ में लिख रखा है कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये क्या कहता है, रूल 27 के हिसाब से वैल्यू कब निकालेंगे, ठीक है ना, तभी निकालेंगे जब कंसिडरेशन इज नॉट इन होल मनी, ठीक है ना, कंसिडरेशन पूरा का पूरा मनी में नहीं है। बोलो क्लियर है, ठीक है जी। अब कैसे निकालते हैं, किस तरीके से रूल 27 के अंदर कौन कौन से तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, ठीक है ना, क्या देख लो, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू देख लो। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है, ठीक है ना, कि ऐसी सप्लाई जो अनरिलेटेड पर्सन के बीच में है, ठीक है ना, फुल वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, अमाउंट जो है, ठीक है ना, जो क्या है, अनरिलेटेड पर्सन के बीच में है, और जहां पर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है। इसमें दो वर्ड हमेशा ध्यान रखना ओपन मार्केट वैल्यू के बीच में, क्या, कि एक तो अनरिलेटेड पर्सन के बीच में होनी चाहिए, अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए वो, ठीक है ना, दूसरा अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए वो, ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखना, ये मैंने आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू तो याद तो ये आपको पूरा होना चाहिए, नहीं हो तो भी आपको दो बातें याद जरूर होनी चाहिए। क्या, ओपन मार्केट वैल्यू के अंदर एक तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा क्या है, अनरिलेटेड पर्सन वाला अमाउंट लेते हैं हम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बाकी और कुछ भी आपको ध्यान रखने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो मनी में कंसिडरेशन है वो ले लो, और जो काइंड में है उसका मनी में कितना होगा इक्विवेलेंट टू मनी वो ले लो, ठीक है ना, और उस हिसाब से वो हो जाएगा। सर अगर मान लो दोनों ही नहीं दे रखे, ए और बी वाले दोनों ही नहीं दे रखे, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के हिसाब से निकालेंगे। लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब एनी अदर सप्लाई ले लो, कोई और सप्लाई ले लो जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक है ना, ले लो दूसरी सप्लाई, उसको ले लो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एनी अदर सप्लाई, ठीक है ना, मेड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, क्लियर है, तो वो ले लो आप, उसकी वैल्यू ले लो, ठीक है। अब मान लो ए बी सी तीनों ही नहीं दे रखे हैं, तो फिर आप रूल 30 और 31 लगा दो, उसके हिसाब से वैल्यू निकल जाएगा। रूल 30 और 31 क्या कहता है वो हम आगे देखेंगे अकॉर्डिंगली, डोंट वरी। तो आपको समझ में आया यहाँ पे, तो रूल 27 अगर कंसिडरेशन पूरा मनी में नहीं है तो रूल 27 लिख जाएगा। सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू है तो वो ले लो, वो नहीं है तो कंसिडरेशन प्लस इक्विवेलेंट टू काइंड जो है वो ले लो, वो भी नहीं है, दोनों नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, तीनों ही नहीं है तो रूल 30 और 31 के हिसाब से वैल्यू निकल जाएगी। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, क्लियर है। लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या है, क्लियर है। ओपन मार्केट वैल्यू वर्ड, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं यहां पर, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन कर लेते हैं रूल 27 के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है और मैं आपको अच्छे से समझाता चलूंगा। यहां पे क्या कहता है, देव एंटरप्राइजेज इज सप्लायर ऑफ वाटर कूलर, देव एंटरप्राइज सप्लाइड द वाटर कूलर टू एन अनरिलेटेड पार्टी, ठीक है ना, विमल ट्रेडर फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2,95,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। जहां पे भी इंक्लूसिव वर्ड लिखा मिले ना तो वहीं पे डाउट करना, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना होता है, ठीक है, क्लियर है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। विमल ट्रेडर्स ऑल्सो गेव सम मटेरियल टू देव ट्रेडर्स वैल्यू 10,000 एक्सक्लूसिव, ओके, एज कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। एट द सेम टाइम देव एंटरप्राइज हैज सप्लाइड द सेम गुड्स टू द अनदर अनरिलेटेड पर्सन, इंक्लूसिव है ये भी। और नीचे पूछ रखा है कि आप बताओ दो केसेस में आंसर आपको देना है। पहला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय देव टू द विमल, ठीक है ना, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्राइस ऑफ इतने इज नॉट अवेलेबल, अगर ये वाला प्राइस नहीं दे रखा है तो फिर आप बताओ कि कैसे वैल्यू निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस, पहले केस में के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। पहले केस के हिसाब से, पहला केस क्या कहता है कि पूरा ये क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहां पे देखो वर्ड क्या लिख रखा है, कंसिडरेशन लिख रखा है ना, क्या लिख रखा है, कंसिडरेशन। और इसके बाद आगे अगर पढ़ोगे ना तो यहां पे क्या बोल रहा है, विमल ट्रेडर क्या कर रहा है, मेटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन सा केस होगा, ठीक है ना, आप देखो, सोचो, जरा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। कंसिडरेशन प्लस मनी, कंसिडरेशन इज नॉट इन होल मनी,
ठीक है ना। तो हो गया ना, रूल 27 लग गया। तो रूल 27 का मेथड क्या कहता है, सबसे पहले क्या देखो, ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालने की कोशिश करो वैल्यू। तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है, अनरिलेटेड पर्सन वाली वैल्यू ले लो और एक्सक्लूडिंग जीएसटी होना चाहिए। तो अनरिलेटेड पर्सन वाली वैल्यू कौन सी है, ये देखो लिख रखा है, अनरिलेटेड पर्सन वाली वैल्यू है 2,97,360 और एक्सक्लूडिंग जीएसटी ले लो, ये तो इंक्लूसिव जीएसटी है। तो 2,97,360 इंटू में, ठीक है ना, 100% करो ना, ये तो 118% अपने आप में, तो एक डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100 कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो ओपन मार्केट वैल्यू होगी। बोलो क्लियर है। ये तो हो गया पहले के हिसाब से। ये कहता है कि अगर मान लो ये वैल्यू नहीं दे रखी होती, दूसरे केस में ही कह रहा है, तो क्या करते हैं, अगर भैया ओपन मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है तो दूसरा केस लग जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे केस में क्या कहता था, कंसिडरेशन इन मनी, कंसिडरेशन इन मनी कितना है 2,95,000 इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव बना लो पहले, ठीक है ना, ओके। और प्लस में इक्विवेलेंट टू मनी, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू मनी कितना है 10,000 रुपीज, ये तो एक्सक्लूसिव है ऑलरेडी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्लियर है। आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले रूल 27 लगेगा, मेथड्स के हिसाब से सबसे सीक्वेंस में जाएंगे। पहला मेथड क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू में क्या चेक करना है, अनरिलेटेड पार्टी वाली वैल्यू लेनी है और एक्सक्लूडिंग जीएसटी होना चाहिए। बोलो क्लियर है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे जाते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है वो मैंने आपको बताई थी ना, 297 उतना, वो इंक्लूसिव था तो एक्सक्लूसिव बना दो उसको। आई होप एक्सक्लूसिव बनानी आती होगी आपको, ठीक है ना। तो मतलब ये अपने आप में 118% है, 18% इंक्लूड है, ठीक है ना, तो इसको 100% बना दो, तो ये होगा ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा है तो दूसरा मेथड लग जाएगा, कंसिडरेशन जो मनी में वो ले लो, ठीक है ना, प्लस में इक्विवेलेंट टू मनी ले लो। तो कंसिडरेशन मनी में कितना है 2,95,000 क्वेश्चन में दे रखा है, और इक्विवेलेंट टू मनी कितना है काइंड वाला 10,000, लेकिन ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव वाला तो ठीक है, जो इंक्लूसिव है इसको एक्सक्लूसिव बना लो। तो 2,95,000 को अगर आप एक्सक्लूसिव बनाओगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा 2,50,000 आएगा। तो 2,50,000 प्लस 10,000 2,60,000 वैल्यू आ जाएगी, बना रखा है मैंने नीचे, ये होगा। अगर इसका आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है ना, अगर आपको ये सोचते हो कि प्रेजेंटेशन थोड़ा पता हो, तो मैंने ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कराया, मैंने प्रेजेंटेशन प्रॉपर कैसे देनी एग्जाम में वो भी मैंने यहाँ पे लिख के दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दोनों पार्ट, बोलो क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो ये था दोस्तों रूल 27। मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट करते हो तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट ढंग से करो, डीपली करो, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग लो। आप रट्टा लगाने की मत सोचो पहली बार में ये जो प्रैक्टिकल चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक स्पेशली, दीज चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। लगभग 50 नंबर तक की वेटेज हो सकती है, यहाँ से 40 से 50 नंबर की वेटेज है। तो ये है ना, रट्टे लगाने वाली चीज नहीं है, इसको अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। तो पहले अंडरस्टैंड करो, दिमाग खोल के ढंग से अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना। फिर आप जैसे वीडियो देख रहे हो तो अंडरस्टैंड करते चले जाओ, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा ये करना है, एक बिल्कुल लाइट मन से, ठीक है ना। फिर खुद से एक बार पढ़ोगे और फिर उसके सारे कंपाइलर के क्वेश्चन बना लो, बात खत्म, ठीक है। चलो चलते हैं। तो रूल 27 के बाद रूल 28 पे आ जाते हैं। रूल 28 है ना, एक पहली बात तो ये ध्यान रखना कि रूल 28 जो है, रूल 28 के अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो रूल 28 बात करता है डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन की बात करता है, ठीक है ना। अगर सप्लाई गुड्स या सर्विस है, अगर दोनों की बात कर रहे हैं, गुड्स भी और सर्विसेज की भी, ठीक है ना। अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है किसके बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में, तो उस केस में रूल 28 लग जाएगा, ठीक है ना। अगर सोल सेलिंग एजेंट है तो भी रूल 28 लगता है, एजेंट के केस में नहीं लगता है। सोल सेलिंग एजेंट है तो रूल 28 में ही आता है, ये बात ध्यान रखना, मैंने लिख के भी दे रखी है नीचे, डोंट वरी। अब यहां पे दो बातें आती हैं रूल 28 के अंदर, दो बातें आती हैं, एक तो रूल 28 सब रूल 1 और एक और आता है रूल 28 सब रूल 2, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट वाला ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रूल 28 में गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू कैसे निकालते हैं वही मेथड बता रखे हैं। ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू के बाद क्या, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, दूसरा स्टेप नहीं आ सकता है इसमें, ठीक है ना। कंसिडरेशन प्लस काइंड वाला वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। और तीसरा रूल 30 और 31 के हिसाब से, ठीक है ना। पर ये काम का नहीं है, अब की बार ये काम का है क्योंकि ये अमेंडमेंट है, तो ये हम क्लास के लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। रूल 28 सब रूल 2 अमेंडमेंट है, जो कि मैं हमेशा कराता हूं क्लास के एंड में, क्योंकि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होती है, ताकि अच्छे से आप उसको कर सको। चले आगे। तो रूल 28 में ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए अब की बार आएगा। अब आगे आ जाते हैं और रूल 29 की बात करते हैं। रूल 29 बात करता है एजेंट की। रूल 29 किसकी बात करता है, एजेंट की बात करता है, ठीक है ना। यहां पे एजेंट की बात करता है और सिर्फ गुड्स की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। रूल 28 तो गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात कर रहा था, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात कर रहा था, लेकिन रूल 29 सिर्फ गुड्स की बात करता है। यहां पे दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट।
क्लियर है। तो यहां पर मेथड कैसे अप्लाई होएगा वो बता रखा है। तो सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू दे लो, ठीक है ना, और उसके बाद लाइक काइंड एंड क्वालिटी का 90% ले लो, ठीक है ना, और सप्लायर अपने हिसाब से चूज कर सकता है दोनों मेथड में से जो उसको पसंद आए। अगर ऊपर वाले मेथड के हिसाब से नहीं निकाल सकते तो फिर रूल 30 और 31 लग जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये मतलब थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं और आइए इस चीज को मैं समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो आईसीएआई का एग्जांपल है। तो यहां पे क्या बोल रखा है, ये कह रहा है एबीसी लिमिटेड जो कि प्रिंसिपल है सप्लाइज द गुड्स टू इट्स एजेंट एंड द एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट। लाइक एंड क्वालिटी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी कितना है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी है 1000। हमने ऊपर कुछ पढ़ा था, एक बार वापस जाओ कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर कॉन्सेप्ट आता तो कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है लाइक एंड काइंड एंड क्वालिटी का 90% कर दो। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी कितना है, नीचे देखो 1000 का 90% कितना होता है 900। तो 900 पर यूनिट हो गया। और इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने, ओपन मार्केट वैल्यू पढ़ा था ना। देखो वापस कॉन्सेप्ट के ऊपर चले जाओ, 90% ऑफ 1000 हो गया 900, और ओपन मार्केट वैल्यू, और ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था अनरिलेटेड और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो अनरिलेटेड ये रहा, अनरिलेटेड कस्टमर से 950, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव वगैरह तो ये तो पर यूनिट के हिसाब से है ना, वैसी वैल्यू थोड़ी है। तो अनरिलेटेड पर्सन वाला हो गया तो 950 ओपन मार्केट वैल्यू हो गया यहाँ पे, और 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी होगा, ठीक है ना। अब इनमें से सप्लायर को जो अपना बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन चूज कर सकता है, उसको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बात खत्म बस। तो उस हिसाब से वैल्यू निकल जाएगी, यही बात ऊपर बता रखी है। आगे चलते हैं और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल 30 क्या करता है बात, रूल 30 क्या कहता है कि भैया अगर जो पीछे रूल आए हैं अगर उसके हिसाब से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो रूल 30 लगा दो, 110% कर दो, ठीक है ना, 110% कर दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है ना, वट एवर, ठीक है ना। उसके बाद कहता है रूल 31। रूल 31 क्या कहता है, रूल 31 ये कहता है कि भैया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से निकाल लो वैल्यू, ठीक है ना, अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, अगर नहीं निकल पा रही वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा टाइम लगाएंगे और अच्छे से इसको करेंगे। रूल 31A, आइए इसको देखते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से पढ़ो, वैल्यू निकालना सीखेंगे हम लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसेस के केस में। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा वो मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट, डोंट वेरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा मिलेगा, डोंट वेरी। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम मिलेगा, इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो समझ जाना कि वो चीज तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो रूल 31A क्या कहता है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसेस के केस में तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस रूल को। कैसे, लॉटरी का अलग से सीखेंगे और लॉटरी के अलावा बाकी सबका है ना वो अलग से सीखेंगे, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह। तो सबसे पहले लॉटरी का पढ़ते हैं। तो लॉटरी के केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लॉटरी के केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, उसमें से जो भी हायर होगा वो वैल्यू हो जाएगी। तो दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टिकट और 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ प्राइस एज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट बाई ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, ठीक है ना। क्लियर है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट वगैरह क्या होता है ये मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजिंग स्टेट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, विच कंडक्ट द लॉटरी, आइदर खुद की टेरिटरी में या किसी दूसरे स्टेट के अंदर जहां पे टिकट सेल कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है, बस आपको लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोनों के अंदर 100 डिवाइड बाय 128, 100 डिवाइड बाय 28 जरूर है, लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू है, यहाँ पे प्राइस जो नोटिफाइड है, ठीक है ना। आइए इसको ऊपर एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, तुरंत ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लॉटरी का केस है, लॉटरी के केस में फेस वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसका कर दो, फिर दो वैल्यू में से भी एवरेज हायर लेना है ना, तो इसका कर दो, ठीक है ना, 100 डिवाइड बाय 128 इंटू में 250, ठीक है ना, ये निकल गई वैल्यू, इतनी आ गई। उसके अलावा प्राइस नोटिफाइड कौन सा है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, 240, तो इसका भी कर दो 100 डिवाइड बाय 128 इंटू में 240, ये आ गया। दोनों में से विच एवरेज हायर ले लो, दोनों में से विच एवरेज हायर ले लो, 195 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वट एवर। क्लियर है, ओके आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, ठीक है ना, अगर बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस वगैरह का केस है तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं, 100%, जैसे वहां पे था फेस वैल्यू ऑफ टिकट था एक में, है ना, फेस वैल्यू ऑफ टिकट था, यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ बैट है, ठीक है ना, जो बैट लगाई है ना, ठीक है ना, वो फेस वैल्यू ऑफ बैट है। बोलो क्लियर है, तो ये वर्ड ध्यान रख लेना बेस्ट। आगे चलते हैं, क्लियर है। इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये खुद से बना के देखना, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, मैंने आंसर भी दे रखा है ताकि किसी तरीके की दिक्कत आए तो आप इसको कर सको। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं रूल 31B के ऊपर आ जाते हैं।
रूल 31B क्या है? देखो, अगर आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप उसको ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना तो लगेगा कि यार पता नहीं क्या है। रूल 31B क्या कहता है? रूल 31B कहता है कि भैया ऑनलाइन गेमिंग के अंदर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जो प्लेयर है, जो खेलने वाला, जो गेम खेल रहा है, ठीक है ना, वो जो प्लेयर है उसने टोटल डिपॉजिट कितना कराया है वो ले लो, ठीक है ना, और किसी भी तरीके का और तरीके से जो उसने पेमेंट किया वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर किसी तरीके का कोई रिफंड अमाउंट है, ठीक है ना, वो इंक्लूड ही रहेगा, उसको एक्सक्लूड मत कर देना। ये बात ये बोल रखी है और यहां पर इन्होंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है ना, यही चीज, सेम चीज कि भैया ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, अब बात करते हैं कसिनो की, ठीक है ना। तो वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन केस ऑफ कसिनो, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं रूल 31C के हिसाब से। रूल 31C के हिसाब से, तो रूल 31C क्या कहता है? रूल 31C ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे कसिनो के केस में। कसिनो खेलने जाते हैं, आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, ठीक है ना, मूवी में ही देखा है ना, तो मूवी में देखा है ना, वो कसिनो में जाते हैं, तो कसिनो में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, टोकन होते हैं, चिप्स होते हैं, कॉइन होते हैं, टिकट होते हैं, वो सब परचेज करने पड़ते हैं पहले कसिनो में खेलने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए जो अमाउंट पे किया है वो ले लो, ठीक है ना। इसके अलावा और किसी तरीके का कोई अमाउंट पे किया पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई एंट्री फी वगैरह दिए, वो ले लो, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी तरीके का अमाउंट रिफंड है, ठीक है ना, मान लो कोई प्लेयर है वो खेल रहा था, ठीक है ना, और उसके पास कुछ चिप बचे हुए हैं या कोई टोकन बचे हुए हैं, अब वो वापस दे रहा है कि जी यूज नहीं किए मैंने इनको, ये मेरे बच गए, ये लो वापस, आप मेरे पैसे दे दो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आप है ना उसको रिड्यूस मत कर देना, वो वैल्यू भी इंक्लूड होएगा। तो एक तरीके से सोचे तो टोटल अमाउंट लेंगे यहाँ पे। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब यहां जाते हैं, मैंने एक नोट भी दे रखा है और ये नोट आप पढ़ लेना, ठीक है ना, मैं भी पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ये बोल रखा है फॉर द पर्पस ऑफ रूल 31B जो पीछे पढ़ा, और रूल 31C जो अभी पढ़ रहे हैं कसिनो वाला केस, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय प्लेयर बाय विनिंग एनी गेम। अब मान लो कोई प्लेयर है वो खेल रहा है, ठीक है ना, और उसने कुछ जीत लिया, तो विनिंग अमाउंट होगी उसकी, विच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग बाय सेड प्लेयर इन ए फर्दर गेम विदाउट विड्रॉ। अब उसने जो जीता है वो विड्रॉ नहीं किया और आगे खेल रहा है, वो कह रहा है कि यही पैसा मैं दोबारा लगा रहा हूं गेम में, कोई दिक्कत नहीं। सेल नोट बी कंसिडर्ड एज अमाउंट पेड और डिपॉजिट विद सप्लायर बाय सेड प्लेयर। तो उसको ना डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ये कह रहा है, इसलिए उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू। बस इतनी सी बात है, आई होप क्लियर है। कोई प्लेयर खेल रहा है, जीत गया, जीत के उसने पैसा विड्रॉ ही नहीं किया, वो कह रहा है कि इसी को यूज करूंगा मैं आगे खेलने के लिए, ठीक है ना, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ठीक है ना, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू के अंदर। बस यही बोला है इसने। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर में शानदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा। अब कई लोग है ना इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन है ना इतना ढीले ढाले तरीके से करके जाते हैं, ठीक है ना, ये ना एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसका ना एक एक बारीकी से पॉइंट आपको करना है। रूल 32 और रूल भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर जो रूल्स है ना, हो सके तो रूल याद कर लेना, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो रूल्स जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और रूल 32 की बात करते हैं। रूल 32 क्या कहता है? रूल 32 कहता है कि वैल्यू निकालेंगे 5 केस के अंदर। मनी चेंजिंग के अंदर रूल 32A और B के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। एयर ट्रेवल एजेंट के केस में रूल 32 सब रूल 3 के हिसाब से निकालेंगे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में रूल 32 सब रूल 4 के हिसाब से निकालेंगे। मार्जिन स्कीम में रूल 32 सब रूल 5 के हिसाब से। कूपन या वाउचर के केस में रूल 32 सब रूल 6 के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। आइए एक एक करके सीखते हैं विद क्वेश्चन विद एग्जांपल प्रॉपर तरीके से। तो 5 है, 5 में से सबसे पहला जाता है मनी चेंजिंग के केस में। अब इसमें 2 रूल है, तो रूल 32A के हिसाब से अलग से वैल्यू निकालने सीखेंगे, उसके बाद रूल 32 सब रूल 2 के हिसाब से अलग से सीखेंगे और उसके ऊपर एक एग्जाम का क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं रूल 32A के हिसाब से कैसे निकालेंगे। इसमें 2 केस होते हैं। पहला, अगर एक करेंसी इंडियन रुपीज में है या कोई भी करेंसी इंडियन रुपीज में नहीं है। अगर एक करेंसी इंडियन रुपीज में है तो फिर देखो आरबीआई रेफरेंस रेट है या नहीं है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट है तो आरबीआई रेफरेंस रेट में से बाइंग या सेलिंग रेट माइनस कर देंगे। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो जो ग्रोस अमाउंट है इंडियन रुपीज में उसका 1% ले लो, वही वैल्यू मान लिया जाएगा। हालांकि मैं डिटेल में अभी आपको इसका एग्जांपल भी कराऊंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर कोई भी करेंसी इंडियन रुपीज में नहीं है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, तो पहले तो उनको कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज में, ठीक है ना, और उसमें से जो भी लोअर है ना वो ले लो, उसका 1% कर दो, वो आपकी वैल्यू मानी जाएगी। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चलें, ठीक है।
यहाँ पे मैंने ये बताया ना कि कोई भी करेंसी क्या है, वेयर नाइदर, ठीक है ना, ऑफ करेंसी इन इंडियन रुपीज, कोई भी करेंसी इंडियन रुपीज में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो पहले इंडियन रुपीज में। आई होप क्लियर। अब आ जाते हैं रूल 32 सब रूल 2B के हिसाब से। रूल 32 सब रूल 2B के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। रूल याद होना चाहिए। आपसे पूछते हैं कि रूल 32, ठीक है ना, सब रूल 2A के हिसाब से निकालो, B के हिसाब से निकालो। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको अमाउंट देखना पड़ेगा कि अमाउंट कितना है, ठीक है ना, अमाउंट देखना पड़ेगा इंडियन रुपीज में अमाउंट कितना है। 1 लाख तक है तो 1% कर दो, 1 लाख का 1000 और 250 विच एवरेज हायर, यानी 1000 हो जाएगा। अगर 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, और 1 लाख से ज्यादा है जो, ठीक है ना, 9 लाख, नेक्स्ट 9 लाख, ठीक है ना, 1 लाख से लेके 10 लाख तक मतलब 9 लाख है ना, तो ऊपर का 1000 तो सेम रहेगा ही रहेगा 1 लाख के ऊपर तो, क्योंकि अगर 10 लाख भी वैल्यू है तो 1 लाख पे तो 1000 निकल ही गया हायर करके, ठीक है ना। बाकी 9 लाख पे, ठीक है ना, 0.5% कर दो तो ये हो जाएगा 4500, ठीक है ना, और 1000 ये 5500 आ जाएगा। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। फिर 10 लाख से अगर कोई भी ऊपर अमाउंट है, मान लो टोटल अमाउंट 50 लाख था, ठीक है ना, तो यहां तक कितना निकल चुका है, 1000 इसका, ये इसमें आ गया था, और इसका निकालो तो 5500। तो 10 लाख तक का अमाउंट अगर है तो 1 लाख का और 10 लाख का हमने जो निकाला है, 1 लाख का और 9 लाख का यहाँ पे, तो ये 5500 आ गया यहाँ दोनों स्टेप का। अब बाकी का जो अमाउंट बच गया है, मान लो एज्यूम करो टोटल अमाउंट 50 लाख था, 50 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, 40 लाख, तो 5500 तो ऊपर वाले ले लो पहले, और जो 40 लाख है ना उसका 0.1% कर दो, 4000 और 5500 ऐड कर दो 9500, और 60000 विच एवरेज लोअर ले लो 9500। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। आपको देखना पड़ेगा अमाउंट कितना। आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है और आरटीपी का भी है प्रीवियस ईयर। ये कहता है प्राडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और आप अलग से ही पहचान सकते हो क्वेश्चन को कई तरीके से, जैसे मनी चेंजर वर्ड है, इससे पहचान जाओगे। अलग से लिखा मिल रखा है, रूल 32A और 32 के बी के हिसाब से वैल्यू निकालो, इससे पता लग गया है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। और भी वर्डिंग लिखी मिलेंगी जिससे क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जैसे आरबीआई रेफरेंस रेट, इस तरीके की वैल्यू मिल सकती है, तो अलग से ही पहचान में जाएगा, ठीक है। रूल 32A के हिसाब से पहले वैल्यू निकालेंगे। रूल 32A के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, 2 केस दे रखे हैं यहाँ पे, 1 और 2, दोनों में अलग अलग निकालेंगे। तो रूल 32A के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें कैसे निकालते थे, तो पहला केस, ठीक है ना, और दूसरे केस, तो इसमें ना यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रखे हैं, आरबीआई रेफरेंस रेट। तो आरबीआई रेफरेंस रेट अगर है तो हमने पढ़ा था आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस जो बाकी का नॉर्मल रेट है वो बाइंग एंड सेलिंग, वो माइनस कर दो, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला रेट आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस ये इंटू में 1000, तो ये हो गया आरबीआई रेफरेंस अगर रेट है तो ये माइनस ये इंटू 1000, ठीक है ना, ये आ गया आपका, क्लियर है। दूसरे केस में क्या करते थे, दूसरे केस में क्या है, आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं दे रखा है, ठीक है ना, आरबीआई रेफरेंस रेट अगर नहीं दे रखा है तो उस केस में क्या करते हैं, पहले निकाल लो नॉर्मल 2000 इंटू में ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, उसका 1% कर दो, ठीक है ना, इंडियन रुपीज में वैल्यू कन्वर्ट करके उसका 1% कर दो, ये आ गया। रूल 32B क्या कहता था, रूल 32B के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो केस 1 और केस 2, तो अमाउंट देखना पड़ेगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे। केस 1 के अंदर देखो, अब ये भूल जाओ आरबीआई रेफरेंस रेट वाली बात, अब ये वाली बात भूल जाओ रूल 2B के हिसाब से, इसमें बी में कोई काम नहीं है। तो सीधा सीधा नॉर्मल क्या है, $1000 इंटू में 74, सीधा निकल गया 74,000 रुपए। अब 74,000 कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट कैटेगरी में आता है 1 लाख रुपए तक अमाउंट। तो 1 लाख रुपए तक क्या बोला था हमने, 1% 1 लाख रुपए का 1000 और 250 विच एवरेज हायर, 1 लाख होगा, 1000 हो गया, ठीक है। 1 लाख का 1% 1000 और 250 1000 होगा, लेकिन 1 लाख तो वैल्यू ही नहीं है, 74,000 है, तो 74,000 का 1% कर दो 740 और 250 विच एवरेज हायर 740, यहाँ पे 740 आंसर आ गया। चलो दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरे केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, दूसरे केस में क्या है, ठीक है, 2000 इंटू में 74 पॉइंट, ठीक है ना, 74.50, तो ये निकाल दो, नॉर्मल वैल्यू निकाल दो, तो 1,49,000, बोलो क्लियर है। अब इसके लिए कौन सा कैटेगरी आएगी, दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है ना, एक्सीडिंग 1 लाख है ना ये, लेकिन अप टू 10 लाख है, तो दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। उसमें क्या था, 1000 रुपए तो 1 लाख तक होगा, अब बाकी 49,000 बच गया, उसका 0.5% कर दो, तो 49,000 का तो 245 ही होगा, 1000 ये होगा 1245 आंसर। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। प्रोविजन ढंग से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी देता हूं। प्रोविजन नहीं आते हैं तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रोविजन नहीं आते हैं, ठीक है ना, प्रोविजन ध्यान नहीं है तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि पेपर देने से पहले 4 बार रिवीजन करना चाहिए,
ठीक है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, एक बार जैसे तैसे सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है ना, पेपर दे दो, उससे काम नहीं चलेगा। 2 बार रिवीजन करने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर में जब आप बैठते हो ना, तो धुंधली धुंधली चीजें याद आती हैं और कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ना, तो आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे, सोचना पड़ता है आपको, है ना। इसलिए चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो टाइम नहीं लगता उससे। एयर ट्रेवल एजेंट की बात करते हैं, रूल 32 सब रूल 3। इसमें ट्रेवल देखना कि डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। अगर डोमेस्टिक है तो 5% रेट है, और इंटरनेशनल है तो डबल रेट हो जाएगा 10%। और किसका? बेसिक फेयर का। ये भी वर्ड याद रखना, बेसिक फेयर का मतलब क्या है वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू एयर ट्रेवल एजेंट बाई एयरलाइन। एयरलाइन जो अपने एजेंट होते हैं, जो एयर ट्रेवल एजेंट जो टिकट विकट बुक कराते हैं, उनको जो कमीशन दिया जाता है एयर फेयर, ठीक है ना, जो कमीशन दिया जाता है, उस कमीशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिक फेयर वर्ड याद रखना है यहाँ पे। बेसिक और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, लेकिन हमें किसके ऊपर निकालना है? बेसिक फेयर के ऊपर। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? एयर ट्रेवल एजेंट का क्वेश्चन है, अलग से पता लग रहा है, वैल्यू पूछ रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 चीजें चेक करनी है हमें, ठीक है ना। ट्रेवल कौन सा है? डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है। दूसरी चीज क्या चेक करनी है? बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं हमें। बेसिक फेयर है, हाँ है, बात खत्म, और कुछ भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक पे और इंटरनेशनल पे। डोमेस्टिक पे 5% और डोमेस्टिक इंटरनेशनल पे 10%, डबल रेट। तो बेसिक फेयर कितना है? इस केस में इतना है, इसका 5% ये आ जाएगा, और इस केस में कितना है? इतना है, इसका 10% ये आ जाएगा। दोनों का टोटल कर दो, ये टोटल वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, नाम है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया है। ये वाली सीरीज है ना, रूल 32 वाली, ये तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, मतलब ही नहीं होता। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में डिपेंड करता है कि पॉलिसी की नेचर क्या है। पॉलिसी 4 तरीके की होती है दोस्तों, ठीक है ना। पॉलिसी के नेचर के हिसाब से यहाँ पे 4 तरीके की पॉलिसी की नेचर यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन सी? पहली को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी वर्ड लिख रखा है, तो सीधा सीधा जो सिंगल प्रीमियम है ना, उसका 10% कर देना, वो वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पॉलिसी ओनली रिस्क कवर है, ये वर्ड लिख रखा है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंटायर प्रीमियम ले लेना, जो भी प्रीमियम है ना, पूरा का पूरा वैल्यू मानी जाएगी। इसके अलावा कोई और केस है, इन 3 केस को छोड़कर चौथा कोई और केस है, अगर पॉलिसी न्यू पॉलिसी है, पहली साल की पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी है, तो 25% ले लो प्रीमियम का, और उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट ईयर वाली पॉलिसी है, मतलब वही पॉलिसी सब्सिक्वेंट ईयर वाला प्रीमियम है, तो उसमें 12.5% रेट हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे पहला केस क्या है? पॉलिसी अगर ड्यूल बेनिफिट कवर करता है, ठीक है ना, क्या कवर करता है? रिस्क भी और इन्वेस्टमेंट भी। तो उस केस में क्या कैसे निकालेंगे? ग्रोस प्रीमियम में से, ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, ठीक है ना, वो माइनस कर दो, बाकी का जो अमाउंट है वो माना जाएगा। आई होप क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सर आपने ये क्वेश्चन टेढ़े क्यों कर रखे? ये टेढ़े नहीं कर रखे, ठीक है ना, टेढ़े हैं पर मेरे हैं, हाँ, क्वेश्चन मतलब, है ना। ओके, एक ऐड आती थी ना शायद ऐसा कुछ करके, हाँ आती थी। तो चलो फिर, टेढ़े वेढ़े से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टेढ़े हो जाओ, है ना, थोड़े टेढ़े हो जाओ, मतलब पढ़ाई कर लो। हाँ, कभी पता लगे कि, एक बार मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आप है ना उल्टे हो। मैंने कहा मैं उल्टा नहीं हूँ, तूने लैपटॉप उल्टा कर रखा होगा। कह रहा कि नहीं नहीं सर आप उल्टे हो। मैंने कहा मैं उल्टा नहीं हूँ, ठीक है ना। फिर उसने ठीक किया, तो जो है कह रहा कि हाँ सर मेरी तरफ से ही गलती थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमटीपी का क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन भी है ये, तो ध्यान से इसको देखेंगे। चिरायु लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, फालतू बकवास है, नीचे आ जाते हैं, सीधा सीधा अपनी बात करते हैं काम की। तो रूल कौन सा है? रूल 32 सब रूल 4 है, अलग से लिख रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रूल याद होने चाहिए इस चैप्टर के, क्योंकि रूल से आपको पता लग जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या करना है। वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालनी है? यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है सारी। तो क्या दे रखा है? ओनली रिस्क कवर, ओनली रिस्क वाले कवर में क्या बताया था मैंने? एंटायर प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 25 लाख, तो पूरा 25 लाख ले लो। बोलो क्लियर है वैल्यू। फिर उसके बाद नई पॉलिसी में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? नई पॉलिसी में कितना प्रीमियम है? 40 लाख, तो 40 लाख का 25% रेट बताया था, तो 40 लाख का 25% ले लो, 10 लाख वैल्यू आ जाएगी। और अब यही पॉलिसी जो न्यू वाली है आगे रिन्यू करा रखी है, यानी 80 लाख, और इसके ऊपर क्या बताया था मैंने? सब्सिक्वेंट पे 12.5% आधा रेट हो जाएगा, है ना। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो 80 लाख का 12.5% 10 लाख। उसके बाद सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, इसका 10% बताया था मैंने, तो 1 करोड़ का 10%, ठीक है ना, 10 लाख।
तो सबका टोटल कर दो, 55 लाख आ जाएगा। और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी मैंने यहाँ पे बता रखी है। एज पर रूल 30 पहले प्रोविजन लिख दो तीनों के, जो पॉइंट दे रखे हैं, फिर इन द गिवन केस, और निकाल के दिखा दो, बात खत्म। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे मार्जिन स्कीम की, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रूल 32, ठीक है ना। रूल 32 सब रूल 5, ठीक है ना। रूल 32 की बात करते हैं, सब रूल 5 की, ठीक है ना। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे ये पेज आ गया समझ में, तो समझ लो कि ये खत्म हो गया, ठीक है ना। वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, हम किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि सेकंड हैंड गुड्स के केस में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। दैट इज यूज्ड एज सच और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग विच डज नॉट चेंज नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है ना। या तो वैसे ही गुड्स यूज किया जा रहा है या उसमें थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का प्रोसेस किया जा रहा है, पर उससे गुड्स की नेचर नहीं बदल जाती है, तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे। डिफरेंस कर दो दो चीजों का, किसका, परचेज प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, जो भी आएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स, ठीक है ना। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो इफ सेलिंग प्राइस कम है और परचेज प्राइस ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसको इग्नोर कर देना, ये बात ध्यान रख लेना। आ जाते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आईसीआई का एग्जांपल ले रखा है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड कार्स, ठीक है ना। परचेज प्राइस कितना है, ओरिजिनल तो 5 लाख है, ठीक है ना, लेकिन हम तो सेकंड हैंड गुड्स की बात कर रहे हैं ना, तो परचेज प्राइस कितना है, 3 लाख है, ठीक है ना। और इसको सेल कर दिया 3,50,000 में, तो हमने बात की थी डिफरेंस ले लो परचेज एंड सेल का, तो 3 लाख और 3,50,000 का डिफरेंस कितना होगा, 50,000, ये वैल्यू निकल गई, बात खत्म, बस आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यहां और कॉन्सेप्ट करने हो तो मैंने और भी अच्छे से थोड़ा और ज्यादा डिटेल में इस चीज को मैंने समझा रखा है। आगे बढ़ जाते हैं और अब चलते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 5 पे, रूल 32 सब रूल 6। तो अब आ जाते हैं रूल 32 सब रूल 6। तो ये क्या कहता है, ये कूपन वाउचर की बात कर रहा है, तो इसमें ना कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जो भी कूपन या वाउचर है ना, ठीक है ना, उसका मनी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, वो हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी। जैसे 1500 रुपए का एक मील कूपन है, ठीक है ना, तो 1500 रुपए का मील कूपन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जितनी उसकी वैल्यू है, जितने के इक्वल आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्वल टू मनी वैल्यू। मनी वैल्यू कितनी है मील कूपन की, 1500, तो बात खत्म, 1500 होगी बस। और सोचना क्या है इसमें, दिमाग कहां लगाना, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना अच्छी बात नहीं होती है। जहां लगता है ना कि हाँ इसमें हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत है, तो करो, ठीक है ना। एम कहीं पे भी खाम कहीं में कोई चीज एक्स्ट्रा सोच के अपने आप को कंफ्यूज कर लेना, कई लोग ये भी करते हैं, ठीक है ना, कि भाई साहब इतनी जल्दी समझ में कैसे आ गया मेरे को, ठीक है ना, वो खुद पे ही डाउट करने लगते हैं कि अरे मैं तो जानता हूं ना खुद को कई सालों से, तो ये कैसे होगा कि मेरे को इतनी जल्दी समझ में आ गया। अब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन खुद से निकालूंगा जिससे मैं खुद को कंफ्यूज कर लूंगा, हाँ तब मुझे लगेगा कि हाँ ये कोई चीज है, जबकि साफ सीधी बात है, कुछ भी उसके अंदर है नहीं। रूल 33 आ जाते हैं दोस्तों प्योर एजेंट के केस में। तो सबसे पहले ये वाली पॉइंट आप पढ़ को, ठीक है ना, इसको पढ़ देते हैं, आ जाते हैं। ये कहता है ए प्योर एजेंट कौन है, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्योर एजेंट इज वन हु व्हाइल मेकिंग ए सप्लाई टू द रिसिपिएंट ऑल्सो रिसीव, ठीक है ना, एंड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन सम अदर सप्लाई। मतलब सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, रिसीवर कह रहा है कि भाई ये और काम कर देना मेरी तरफ से, वो कह रहा है ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मतलब सप्लाई कोई और चीज की है, लेकिन कोई और भी उसको अदर सप्लाई का भी ठेका दे दिया गया है सप्लायर को, ठीक है ना। वो कर रहा है रिसिपिएंट के बिहाफ पे, रिसिपिएंट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं रीइंबर्स कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे दो बातें होगी, एक तो मेन सर्विस होगी, एक एंसिलरी सर्विस होगी। तो मेन सर्विस तो जो मेन सर्विस होगी, उनकी मेन सप्लाई होगी, ठीक है ना, उसको वो उसके उसमें तो वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस काम कर रहे हैं, जबकि एंसिलरी सर्विस है जो अदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, वो होगा प्योर एजेंट बेसिस पे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मेरे को पेंट कराना था घर पे, मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने कहा पेंट करना है, उसने कहा ये लो जी पेंट, ठीक है ना, करना है कोई दिक्कत नहीं, हम पेंट, ये रहा पेंट, ठीक है ना। वो मेन सप्लाई होगी, उसने मेरे को पेंट भेज दिया, बात वहीं पे खत्म। लेकिन मैंने बोला कि भैया एक काम करना है, ये पेंट है ना घर पे भिजवा देना, ट्रांसपोर्ट करवा देना, तो ट्रांसपोर्ट वो मेरे बिहाफ पे कर रहा है, मैं उसको रिम्बर्स करूंगा ट्रांसपोर्ट का अमाउंट, ठीक है ना। वो प्योर एजेंट बेसिस पे काम कर रहा है उस टाइम पे वो सप्लाई मेरे लिए। इस तरीके से आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, नहीं क्लियर है तो और हो जाएगा, डोंट वेरी, घबराने की बात ही नहीं है, हम हैं यहाँ पे। आप यहां जाते हैं, यहां जाते हैं और यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। ए इज इंपोर्टर एंड बी इज ए कस्टम ब्रोकर। ए इंपोर्टर है, मान लो मैं ए हूं, मैंने इंपोर्ट किया कुछ, मैं इंपोर्टर हूं, और बी जो कि कस्टम ब्रोकर है। कस्टम ब्रोकर क्या कह रहा है, मैंने सारा ठेका कस्टम ब्रोकर को दे दिया, मैंने कहा भाई मेरा माल वाल क्लियर करवा देना, वो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। मैंने कहा कंसाइनमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है जी, कंसाइनमेंट मैं क्लियर करा दूंगा। मैंने उसको ये बोला कि भाई एक काम करना है यार, वो ट्रांसपोर्ट भी करवा देगा क्या? उसने बोला कि मैं करवा दूंगा, ट्रांसपोर्ट भी करवा दूंगा। अब मेन काम तो क्या था कस्टम ब्रोकर का, कस्टम क्लियरेंस करवाना था ना। मैंने उसको ठेका दे दिया ट्रांसपोर्ट का। और तो यहां पर जो कस्टम ब्रोकर दो सर्विस दे रहा है, कौन कौन सी? एक तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस मेन सर्विस होगी, ठीक है ना, कस्टम पे गुड्स क्लियर कराना। दूसरा एंसिलरी सर्विस जो कि ट्रांसपोर्ट की दे रहा है मेरे को, ठीक है, तो प्योर एजेंट बेसिस पे जहां पे काम कर रहा है। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कहानी यही लिख रखी है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अगले पेज पे जाते हैं ब्यूटीफुल तरीके से। ये सारे नोट स्टडी मेट से, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं हुआ स्टडी मेट का, और आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। जब चीज डिटेल में पढ़ोगे कॉन्फिडेंस आएगा, ढंग से पढ़ोगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आधा अधूरा पढ़ोगे और सीधा उठा के कंपाइलर बैठ जाओगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि छोटा मोटा पढ़ो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उठा के कंपाइलर बैठ जाओ, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन में अटकोगे और कॉन्फिडेंस लेस होता चला जाएगा, ठीक है ना, और लगेगा कि क्वेश्चन हर क्वेश्चन में अटक रहे हैं, ठीक है ना। तो साफ सीधी बात है, ढंग से पढ़ो, डीपली पढ़ो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीजें कंठस्थ याद हों, ठीक है ना, और फिर आप कंपाइलर उठाओ और स्टडी मेट उठाओ। स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन कंपाइलर में, तो स्टडी मेट को साइड में रख दो, फिर उस चैप्टर को कंपाइलर से ही करो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, गारंटी है। नहीं आता है तो फिर तो क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब आगे कहता है ये, अगर प्योर एजेंट है, ठीक है ना, अगर प्योर एजेंट है, डज नॉट यूज गुड्स और सर्विस सो प्रोड्यूस फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, ठीक है ना, मतलब जो प्योर एजेंट है ना, उसको जो गुड्स और सर्विस है ना, ठीक है ना, वो अपने इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इन अबव एग्जांपल कस्टम ब्रोकर यूजिंग द ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर हिज ओन, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा था ना वो मेरे को, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस वो अपने लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में प्योर एजेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए खुद के लिए यूज नहीं करनी है उसको, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि कस्टम ब्रोकर जो था उसका काम था गुड्स को क्लियर कराना, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वो मुझे दे रहा था, वो मैं बाद में वो ट्रांसपोर्ट का काम करना उसका एंसिलरी सर्विस था, वहां पे वो प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट का खुद के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसे केस में प्योर एजेंट नहीं माना जाएगा, ये कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है। बस आगे चलते हैं। प्योर एजेंट एक्चुअल जो अमाउंट है सर्विस जो उसने प्रोवाइड की है वही उसको मिलना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट है नहीं मिलना चाहिए। लेट्स से इन अबव एग्जांपल, जो हमने अभी एग्जांपल लिया है, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है उसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपए, ठीक है ना। अब 10,000 की बजाय जो कस्टम ब्रोकर है वो मेरे से 12,000 रुपए चार्ज कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में वो प्योर एजेंट नहीं माना जाएगा। ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये बातें यहां पर लिख रखी है, ठीक है ना, और कुछ भी यहां पर नहीं है। आई होप क्लियर है। अब कुछ बातें और ध्यान रखनी है आपको। क्या? यहां पे कुछ कंडीशंस है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दीज आर द कंडीशंस विच यू नीड टू सेटिस्फाई एज ए प्योर एजेंट, ठीक है ना। तो दीज आर द सम कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस है? तो यहां पर कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। पेमेंट अराइज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द recipient and the third party and supplier act as pure agent of R when he makes payment, ठीक है ना। तो प्योर एजेंट के रूप में सप्लायर काम कर रहा हूं, ठीक है। recipient authorize supplier to make the payment on his behalf, ठीक है ना। supplier show the payment in separately in invoice, ठीक है ना। supplier procure by supplier from third party as a pure agent, ठीक है ना, of R in addition to supply provided by his own, मतलब वो सप्लाई जो मेन सप्लाई दे रहा है उसके अलावा, ठीक है ना। अब प्योर एजेंट क्या होता है ये भी याद होना चाहिए आपको। प्योर एजेंट ये हमने ऊपर पढ़ भी लिया है, डोंट वरी। क्या लिख रखा है? प्योर एजेंट मतलब ए पर्सन हु एंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद रिसिपिएंट, ठीक है ना, टू एक्ट एज इज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर कॉस्ट इन कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो प्योर एजेंट क्या क्या हुआ? प्योर एजेंट वो व्यक्ति हुआ, ठीक है ना, जैसे मैं डब्बे खरीदने गया था ना उसके पेंट के, ठीक है ना, तो वो सप्लायर हो गया, मैं रिसिपिएंट हो गया, ठीक है ना। तो प्योर एजेंट क्या हुआ? प्योर एजेंट वो हुआ, ठीक है ना, जो वो अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, अलग से। तो वो क्या है, ठीक है ना, अलग से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिसिपिएंट को एज ए प्योर एजेंट, और जो भी खर्चे हैं वो इनकर कर रहा है, और बाद में मैं उसको रिम्बर्स कर दूंगा। डज नॉट होल्ड और इंटेंड टू होल्ड एनी टाइटल ऑफ गुड्स सो प्रक्योर्ड और सप्लाइड एज ए प्योर एजेंट, मतलब एज ए प्योर एजेंट जो उसने गुड्स परचेज किया है या सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, उसका टाइटल जो है, ओनरशिप टाइटल, ठीक है ना, वो होल्ड या इंटेंड टू होल्ड नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, खुद ही मालिक बन के नहीं बैठना, ये कह रहा है। डज नॉट यूज, खुद के लिए यूज नहीं करना, ये भी बताया था। एक्चुअल अमाउंट ही उसको रिसीव होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं तो फिर सप्लाई। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप क्लियर है। कुछ भी नहीं था, बताओ। अब यहां जाते हैं रूल 34। रूल 34 ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। रूल 34 और 35 कुछ भी नहीं दे रखा। रूल 34 में क्या कहता है? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी फॉर, तो गुड्स के केस में अलग होता है नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, और सर्विस के केस में अलग होता है गाप जो रेट डिटरमाइन करती है वो। वैसी तरह से है ना, भी ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा है,
कंफ्यूजन इतनी नहीं बनानी है कि एकदम बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। रूल 35 ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। याद है ना वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला केस, एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं, वो वाली बातें बता रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। कि तो किस तरीके से आप टैक्स का रेट अमाउंट निकालोगे वगैरह वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा सर्कुलर दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको लेकिन पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना कभी इसको, ठीक है ना। इसका चार्ट दे रखा है मैंने, चार्ट में थोड़ा रीड करा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ना कई लोगों को ना एक मतलब होता है ना कि एक छोटा सा भी काम दे दो तो वो छोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंडल विद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस। तो ये कंपोजिट सप्लाई हो जाता है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है ना। एंसिलरी सप्लाई क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बिल भी अलग से सेपरेटली आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। कब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे, कब, अगर ये बातें हैं तो। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाय रियल इस्टेट ओनर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रियल इस्टेट डेवलपर एज ए प्योर एजेंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है ना, ऑन एक्चुअल बेसिस, लेसी जो है या ऑक्यूपेंट्स है, एक्चुअल बेसिस पे जो चार्ज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बस कुछ खास नहीं है। ये रीड कर लेना एक बार, बस खत्म। तो चैप्टर पूरा करा दिया मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी मैंने काफी सारे कराए हैं और मैंने क्लियरली बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल में, ढंग से हमने डिटेल में पढ़ा है। 100% चीजें हैं मेरे नोट्स के अंदर। आपको बस एक काम करना है, जो भी कंपाइलर है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपाइलर नया हो तो अच्छी बात है, नया नहीं है तो, क्योंकि क्या है देखो, अमेंडमेंट आपकी बार जितनी भी है, ऐसी अमेंडमेंट बहुत कम है या ना के बराबर है, सारी क्लैरिफिकेशन है। जो चैप्टर थे वो चैप्टर लगभग सेम ही है, सब कुछ पुराने वाले, बस क्लैरिफिकेशन ऐड किए हैं, कहीं पे 4 कहीं पे 2 ऐसे कर करके, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से करना, इसको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ओके। बाकी कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 2000 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक दोस्तों, बहुत सारे वीडियो डाले हैं, बहुत टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है। एक एक चैप्टर लिखने के लिए कभी कभी 5-6 दिन लग जाते हैं लगातार, 5-5, 6-6 घंटे लिखने के बाद इतने अच्छे से चैप्टर बनाया जाता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर कर दो, ताकि जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, है ना। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर की अमेंडमेंट्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में कितनी अमेंडमेंट है सर, तो एक ही अमेंडमेंट है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एग्जाम में यहाँ से गारंटीड 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना। क्योंकि अमेंडमेंट जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो अमेंडमेंट बना रखी है वो विद एग्जाम्पल प्रॉपर चार्ट के साथ, और साथ ही ICI के जो एग्जाम्पल है स्टडी मैट के, जो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे इनके ऊपर जो ये अमेंडमेंट आई है नई नई, इनके ऊपर पहले प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए वो चीज़ें करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट किसके ऊपर है, रूल 28 सब रूल 2 के ऊपर अमेंडमेंट है, कॉर्पोरेट गारंटी की अमेंडमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रूल 28 सब रूल 2 की अमेंडमेंट है कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले एक इस चार्ट को हम समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सप्लायर है, ठीक है ना, जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर है, ब्रो लिमिटेड, और रिसिपिएंट कौन है, ठीक है ना, रिसिपिएंट है ब्री लिमिटेड, जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो सप्लायर कहाँ है, फॉरेन कंट्री में ब्रो लिमिटेड, और रिसिपेंट कहाँ है, इंडिया में लोकेटेड है, और एक बैंक है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्लियर है। अब जो रिसिपेंट है वो बैंक से लोन ले रहा है 500 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। सप्लायर गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस दे रहा है कौन, सप्लायर, रिसिपेंट को, ठीक है ना। कितने की गारंटी दे रहा है, कॉर्पोरेट गारंटी 400 करोड़ की, हालांकि लोन ले रहा है 500 करोड़ का ये बैंक से, बोलो क्लियर है। अब इस केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू निकालने का तरीका होता है 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, ठीक है ना। 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, गारंटी का अमाउंट कितना है 400 करोड़, 400 करोड़ का 1% 4 करोड़ हो गया, और एक्चुअल कंसिडरेशन, तो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है गारंटी का 400 करोड़, विच एवर इज हायर, ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी, बोलो क्लियर है। अब सेम चीज यहां ऊपर लिख रखी है जो कि यहां दे रखी है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना।
तो एक तरफ सप्लायर है जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर है, रिसिपेंट जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो सप्लायर है वो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, ओके, ठीक है जी। तो इस केस में क्या करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर। मैंने ये चीज आपको करा दी है। एक बात ध्यान रखना कि 1% अमाउंट ऑफ गारंटी जब करते हैं तो वो 1% जो होता है वो पर एनम का रेट होता है, ये बात ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो ये बातें होगी क्लियर यहाँ पे। तो ये वाला पेज हो गया है पूरा का पूरा, आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक लिख रखा था और यही चीज मैंने यहाँ पे चार्ट में करा दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्पोरेट गारंटी के बहुत सारे इशू निकल के आए, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी इन्होंने, ठीक है ना। तो काफी इशू थे यहाँ पे, काफी दिक्कतें थी, तो कॉर्पोरेट गारंटी को लेके क्लैरिफिकेशन दी गई और ये क्लैरिफिकेशन के अंदर जितने भी इशू हैं वो सारे के सारे इशू हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इशू निकल के आया हमारे सामने, सबसे पहला इशू क्या निकल के आया, आइए समझते हैं, ठीक है, आइए यहां पे आ जाते हैं। अब इशू क्या है एग्जांपल से समझेंगे, इस चार्ट से पहले समझेंगे। एक तरफ ब्रो लिमिटेड, ठीक है ना, जो कि फॉरेन की कंपनी है, यानी सप्लायर कहां का है, फॉरेन का है, यूके बेस्ड है, ठीक है ना। दूसरी तरफ ब्री लिमिटेड रिसिपेंट जो है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। और तीसरी चीज होगी यहाँ पे बैंक, बोलो क्लियर है। अब होता क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो रिसिपेंट है वो बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, लोन ले रहा है 300 करोड़ रुपए का, और ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि सप्लायर जो रिसिपेंट को गारंटी दे रहा है कॉर्पोरेट, वो दे रहा है अमाउंट ऑफ लोन से ज्यादा, यानी 400 करोड़ की। अब ऐसे केस में, ठीक है ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बात ये बोल रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये बोल रहा है कि जो 1% ऑफ यहाँ पे लेते थे ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है ना, 1% क्या होता था, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर। तो 1% जो अमाउंट ऑफ गारंटी, तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब 1% लेंगे ना, वो अमाउंट ऑफ गारंटी के ऊपर लेंगे, ना कि अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर। ये बात बस आपको बता रखी इस इशू के अंदर कि भैया ये क्लियर कर रखा है कि जब आप 1% लो तो गारंटी के अमाउंट का लेना है, बस इतनी सी बात बोलिए। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। तो 1% किसका लेना है, गारंटी अमाउंट का। तो यही बात ऊपर इसने यहां पे लिख के दे रखी है कि इशू क्या है, कि लोन पार्टली अवेल है या अवेल नहीं है, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन में क्या बोल रहा है, क्लैरिफिकेशन में बोल रहा है कि लोन अगर पार्टली अवेल्ड है या नॉट अवेल्ड है, ठीक है ना, किसके द्वारा, रिसिपेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो 1% किसका करेंगे, अमाउंट ऑफ गारंटी का करेंगे, ना कि किसका करेंगे, अमाउंट ऑफ लोन का नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है। ये बातें यहां पे दे रखी थी, पहला इशू कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा इशू क्या निकल के आया हमारे सामने, दूसरी समस्या ये थी कि भैया ऐसा हो सकता है, टेक ओवर का केस है ये। टेक ओवर का मतलब क्या है यहाँ पे, आइए इसको समझते हैं। टेक ओवर का मतलब ये है कि ब्रो लिमिटेड ने ब्री लिमिटेड को, जो कि बैंक से लोन ले रही है 300 करोड़ का, बोलो क्लियर है। अब ब्रो लिमिटेड क्या करता है, कॉर्पोरेट सर्विस गारंटी देता है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है ब्री लिमिटेड को 300 करोड़ लोन के लिए, ठीक है ना। अब ये लोन जो लिया था ब्री लिमिटेड ने, रिसिपेंट ने, ये एसबीआई बैंक से लिया था। अब ये जो लोन है ना, जो एग्जिस्टिंग लोन 300 करोड़ का, ये किसी दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया, जिसका नाम एचडीएफसी बैंक है मान लो। तो इस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पहली बात तो इन्होंने ये बताई है यहाँ पे, बोलो क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या, ठीक है ना, कि क्या है यहाँ पे कि रिसिपेंट ने जो लोन लिया है किसी एक बैंक से, अब वो लोन, ठीक है ना, किसी दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया, तो उस ट्रांजैक्शन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये बोल रखा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 2 एक्सेप्शन है इसके, ठीक है ना। कौन कौन से, अगर फ्रेश गारंटी है, ठीक है ना, यानी कि जो अनदर बैंक है, कोई फ्रेश गारंटी दी गई है, ठीक है ना, या फिर रिन्यूअल का केस है, जो एग्जिस्टिंग लोन है ना वो रिन्यू हो रहा है, रिन्यूअल का केस है, तो दोनों केस में फिर जीएसटी लग जाएगा। ये बात यहां पे बोल रखी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो क्या बोल रखा है, यही बोल रखा है, टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, एग्जिस्टिंग लोन टेक ओवर करना चाहिए, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग लोन। क्लैरिफिकेशन क्या आई कि एग्जिस्टिंग लोन कोई दूसरा बैंक टेक ओवर कर रहा है, जैसे अपने केस में कर रहा था, ठीक है ना। अपने केस में क्या हो रहा था, एसबीआई का लोन एचडीएफसी टेक ओवर कर रहा था, इसने लोन लिया था एसबीआई से, टेक ओवर कर रहा था एचडीएफसी, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी नहीं लगेगा अनलेस, यानी एक्सेप्शन, फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी या रिन्यूअल के केस में लग जाएगा, बस यही बात है।
तीसरा इशू आ जाते हैं। तीसरे इशू के सामने क्या है, एक और इशू निकल के आए यहाँ पे, आइए उसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। तो चलिए, तो एक इशू है, इशू नंबर कौन सा, ये इशू नंबर 3। चलिए ठीक है, तो इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर है ये। इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी के अंदर 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आइए पहले इसको समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है ना, यहां पर क्या बता रखा है कि यहां पर अब की बार सप्लायर और रिसिपेंट दोनों इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। पहले तो क्या होता था, सप्लायर आउट ऑफ इंडिया होता था, ये लोकेटेड इन इंडिया होता था रिसिपेंट। लेकिन इस केस में क्या है, सप्लायर भी और रिसिपेंट भी दोनों ही इंडिया के अंदर है। आप देख सकते हैं दोनों ही इंडिया के अंदर हैं, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे केस में अगर, ठीक है ना, डोमेस्टिक कंपनी यानी जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो डोमेस्टिक रिसिपेंट को कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, अगर वो बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है, रिसिपेंट, तो उस केस में सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा और सप्लायर को ही इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी दे रखी है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन आई है। तो यही बात बता रखी है कि जब डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी होती है तो उस केस में जीएसटी पे कौन करेगा, सप्लायर पे करेगा, इशू कौन इनवॉइस करेगा, सप्लायर इशू करेगा, और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सप्लायर टैक्स भरेगा, ठीक है ना। दूसरा, यहीं पर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरी क्लैरिफिकेशन इसी के अंदर, इशू नंबर 3 के अंदर, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना, क्या, ठीक है ना, कि सप्लायर फॉरेन कंट्री में है, ठीक है ना, और रिसिपेंट इंडिया के अंदर है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। अब ऐसे केस में अगर कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है कौन, सप्लायर दे रहा है रिसिपेंट को, तो ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, और इस केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जो रिसिपेंट है वो आरसीएम के अंदर टैक्स भरेगा। इसके ऊपर यहाँ पे एक क्लैरिटी है। तो यही बता रखा है कि अगर कोई फॉरेन की एंटिटी है वो, ठीक है ना, अपनी लोकेटेड इन इंडिया के अंदर किसी रिलेटेड एंटिटी को, ठीक है, क्या देती है, कॉर्पोरेट गारंटी देती है, तो उस केस में जो जीएसटी पे किया जाएगा वो आरसीएम के लग जाएगा और रिसिपेंट टैक्स भरेगा, क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस बन जाएगा। अगले इशू पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं, है ना। अब अगला केस क्या है, एक और इशू निकल के आया कॉर्पोरेट गारंटी के केस में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या करेंगे, आइए ये भी देख लेते हैं। अब मान लो, ठीक है ना, जो ब्रो लिमिटेड है ये है फॉरेन के अंदर, यानी फॉरेन के अंदर है, लेकिन हर एक केस में जितने भी हमने केस पढ़े उसमें हमने यही पढ़ा कि सप्लायर है, लेकिन इस केस में उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, सप्लायर अब की बार इंडिया के अंदर है, जबकि रिसिपेंट कहां है, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया के बाहर है, ठीक है ना, और रिसिपेंट क्या कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है। और कॉर्पोरेट गारंटी हर बार क्या होता था भैया, फॉरेन कंट्री वाला बंदा इंडिया के कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा था, लेकिन अब की बार सप्लायर यहां पे है, तो सप्लायर जो इंडिया की कंपनी है वो कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है ना, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब इस केस में तो ये तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा ना। अब इस केस में क्या है, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये जो प्रोविजन है ये नहीं लगेंगे, कॉर्पोरेट गारंटी वाले कोई जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इस केस में हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है तो वहां से बेनिफिट मिल जाता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए कोई भी जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा। यही चीज ऊपर की तरफ दे रखी है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या बता रखा है कि जो ये प्रोविजन है कॉर्पोरेट गारंटी वाले ये नहीं लगेंगे। कब नहीं लगेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, जब कॉर्पोरेट गारंटी रिलेटेड पर्सन के बीच में है और रिसिपेंट का है, रिसिपेंट आउट ऑफ इंडिया है और सप्लायर इंडिया के अंदर है। ये चार्ट में मैंने इससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से समझा दिया आपको, आई होप क्लियर है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला इशू क्या आया हमारे सामने निकल के, आइए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इशू ये है दोस्तों कि ये भी तो हो सकता है ना कि जो कॉर्पोरेट गारंटी दी जा रही है वो मल्टीपल ईयर्स की हो या फिर 1 साल से कम का केस हो, तो उस केस में क्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर कॉर्पोरेट गारंटी 1 से ज्यादा साल के लिए है यानी मल्टीपल ईयर्स के, जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 साल, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालते थे हम, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1% जो होता है ये पर एनम का रेट है, तो यानी कि जितने भी साल होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो 1% 1 साल का रेट है, तो 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी इनटू नंबर ऑफ ईयर कर देंगे, बस यही हो जाएगा और तो कुछ भी नहीं है। बाकी एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर सेम रहेगा। लेकिन अगर लेस देन 1 ईयर का केस है, यानी कॉर्पोरेट गारंटी 1 साल से कम टाइम के लिए दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 महीने के लिए, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये जो 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी पर एनम, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर करते थे, ये 1%
पर एनम का रेट है, तो इसको 6 महीने का बना लो आप 6/12 करके, ठीक है ना। बोलो खत्म, क्लियर है ना, 6/12 कर देना। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और इशू है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर स्टडी मैट के अंदर काफी अच्छे अच्छे 2 एग्जाम्पल दे रखे, तो वो दोनों एग्जाम्पल, ठीक है ना, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि May 25 के अंदर उन्हीं में से ना लग जाए कोई, तो वो दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए नोट्स के अंदर। नोट्स में शेयर कर दूंगा और उन एग्जाम्पल से उन एग्जाम्पल को अपन क्लियर करेंगे एकदम बढ़िया से। यहां पे क्या कहता है, इशू क्या है कि कॉर्पोरेट गारंटी मल्टीपल रिलेटेड एंटिटी दे रहे हैं, मतलब गारंटी देने वाला एक नहीं, एक से ज्यादा बंदे हैं, ठीक है ना। यानी रिसिपेंट को गारंटी देने वाले पहले क्या होता था, सप्लायर एक ही होता था, ठीक है ना। जैसे ब्रो लिमिटेड, ब्री लिमिटेड को क्या दे रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है। अब की बार ब्रो लिमिटेड भी दे रहा है, ठीक है ना, और मान लो कोई और भी है एक और कंपनी, वो भी गारंटी दे रही है, ऐसा केस है। तो ऐसे केस में क्या होएगा, ऐसे केस में क्या होएगा, ऐसे केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिटरमाइन टू वैल्यू, ठीक है ना। और इसमें से देखेंगे कौन सा हायर है, कौन सा, सम ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन पेड टू को गारंटर और 1% ऑफ टोटल गारंटीड अमाउंट, ठीक है ना। ओके, इफ टोटल एक्चुअल कंसिडरेशन इज हायर, अगर दोनों में से टोटल एक्चुअल कंसिडरेशन इज हायर है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन पेड एंड पेबल टू द को गारंटर, ठीक है ना। इफ 1% ऑफ टोटल गारंटेड अमाउंट इज हायर, तो जीएसटी शैल बी पेबल बाय ईच को गारंटर प्रोपोर्शनली ऑन 1% अमाउंट ऑफ गारंटेड, ठीक है ना। काफी इसमें दिक्कत होगी इस वाले पॉइंट के अंदर, तो इसकी क्लियरिटी के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये करेंगे, और ये एग्जाम्पल भी स्टडी मैट के हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से एग्जाम में आ जाए सेम टू सेम चिपक के, राइट। आ जाते हैं, तो यहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ICI स्टडी मैट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम May 25। तो यहां पे केस क्या है ये समझ लेना, आप पिछले वाले पॉइंट को भूल जाओ, ये वाला समझ लो, ठीक है ना। इफ देयर आर 2 को गारंटर, ये कह रहा है कि भैया 2 लोग गारंटी दे रहे हैं, ए लिमिट ए, एक तो ए गारंटी दे रहा है और एक बी गारंटी दे रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, ओके। किसको, सी को गारंटी दे रहे हैं, सी को ना रिसिपेंट, रिलेटेड पर्सन है, ठीक है ना। और ए और बी सी को गारंटी दे रहे हैं, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, जो कि सी क्या कर रहा है, बैंक से लोन वोन ले रहा होगा, ठीक है ना। और गारंटी कितनी दे रहे हैं, 1 करोड़ की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस केस में ए एंड बी जो है वो जीएसटी कैसे पे करेंगे, किस अमाउंट पे जीएसटी पे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सेल ईच पे जीएसटी ऑन, ठीक है ना। किस पे जीएसटी पे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक काम करेंगे ना, कुछ बोल ही नहीं रखा, तो 1% होता है ना, 1% का आधा कर दो, 0.5% और 0.5% अमाउंट ऑफ गारंटी, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ गारंटी कितना है, 1 करोड़, 1 करोड़ का आधा कर दो, 50 लाख 50 लाख, 50 लाख वैल्यू इसकी होगी, 50 लाख वैल्यू इसकी होगी, ठीक है ना। उसके ऊपर जीएसटी पे कर देंगे। आई होप क्लियर है, बोलो डन। आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाउ एवर if in the above case of A and B providing corporate guarantee jointly to the banking and financial institution on behalf of related person C, यहां तक तो सेम बात लिख रखी है 1 करोड़। ए प्रोवाइड गारंटी, इसमें बस ये बता दिया, ऊपर में तो कुछ नहीं बताया था, इसलिए हमने क्या कर दिया 0.5% कर दिया। अब यहां नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे बता दिया है ना कि ए का प्रोपोर्शन कितना है 60% और बी का गारंटी का प्रोपोर्शन कितना है 40%। तो ठीक है ना, 60% कितना होता है 0.6 और ये कितना होता है 0.4, या फिर सीधा कर दो 1 करोड़ का 60% कितना होता है, ठीक है ना 60 लाख, और 1 करोड़ का 40% कितना होता है, ठीक है ना 40 लाख। ये निकल गई वैल्यू जिस पे जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये बता रखा है यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है, ये भी आईसीआई का है, ठीक है। ये कहता है इफ ए कॉर्पोरेट गारंटी इज इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर देन वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो मल्टीपल ईयर वाला क्वेश्चन होगा ना, फिर ये तो मल्टीपल ईयर होगा, पिछला तो उस पॉइंट पे होगा, ये मल्टीपल ईयर होगा। मल्टीपल वाले ईयर में क्या करते थे अपन, मैंने बताया था वैल्यू कैसे निकालते थे। वैल्यू जब निकालते थे तो फॉर्मूला होता था 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी पर एनम और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। अब 1% पर एनम है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल दो 1% अमाउंट ऑफ गारंटी इनटू नंबर ऑफ ईयर, ठीक है ना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवरेज हायर। बात एक ही है, ये वाला पॉइंट तो इसके ऊपर दे रखा है, कुछ भी नहीं होगा, ये तो खत्म होगा, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। हाउ एवर आगे का पॉइंट क्या कहता है, इफ ए कॉर्पोरेट गारंटी इज इशूड से फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है ना, एंड इज रिन्यूड 5 टाइम्स, ठीक है ना, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ईच,
then tax would be payable on 1% of amount of such guarantee offered or actual consideration whichever is higher on issue of such corporate guarantee in first year as well on every subsequent year। मतलब जब जब रिन्यू करेंगे ना तो उसी हिसाब से रेट लग जाएगा। अब यहाँ पे 5 बार रिवीजन कर रहे हैं लेकिन हर साल रिवीजन कर रहे हैं तो हर साल 1%, वही फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे सारे की सारी अमेंडमेंट इसकी खत्म हो जाती है शानदार तरीके से, विद एग्जाम्पल, विद चार्ट, विद ICI स्टडी मैट के एग्जाम्पल आपको मैंने ये अमेंडमेंट करा दिया है। 5 नंबर आपको इसमें से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान से कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अमेंडमेंट के जितने भी वीडियो हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 2-3 दिन के अंदर अंदर सारी अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगी कंप्लीट, ठीक है ना। बाकी काफ़ी अमेंडमेंट डल चुकी है, 7-8 चैप्टर की तो डल ही चुकी है, ठीक है। ओके, तो चलिए बाकी अगर कस्टम वगैरह करना है तो कस्टम में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है बस, ठीक है। बाकी कस्टम्स का मैराथन डल चुका है, उसके सारे वीडियो डल चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी के सारे चैप्टर डल चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अमेंडमेंट डल जाएंगी अब कंप्लीट 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर अपन जो प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर आ जाएंगे, 1 बाय 1 करके उनको करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।